हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MPS 004 तुलनात्मक राजनीति इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है विभिन्न प्रकार के शासन प्रणालियों का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको पता है कि अगर हम वर्ल्ड के अंदर बात करें तो शासन प्रणाली के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक, राजतंत्रीय, तानाशाही, अधिनायकवादी, कुलीन तंत्र जैसी शासन व्यवस्था, साम्यवादी शासन की व्यवस्था मौजूद है। तो एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली, जैसे कि पहली है आपकी निरंकुश शासन, राजतंत्रीय, लोकतंत्र, साम्यवादी, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र। ये हमारी शासन प्रणाली है। इसको हम एक एक करके इससे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके पैसेज के बारे में। मनुष्य के समाज में रहने के साथ ही जीवन और शांति व्यवस्था की सुरक्षा के लिए राज्य व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई। मनुष्य परिवार अथवा कबीले में विभाजित था। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो मनुष्य कबीलों में रहता था, समझे, जो अपना एक सर्वोच्च नेता चुन लेते थे। कबीले का एक सरगना होता है ना, लीडर, सरदार, जो ज्ञानी, पुरोहित, प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता से शांति व्यवस्था बनाए रखता था। यानी वो जो सरदार था वो अपने कबीले के हित के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने और विकास के कार्य करता था। यानी कबीले के सारे फैसले उस व्यक्ति के द्वारा होते थे। अपने कबीलों की रक्षा करना व आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना और परंपरागत नियमों व सामाजिक मान्यताओं को बनाए रखना उसका मूल कर्तव्य था। जिन स्थानों में मुखिया को सर्वोच्च अधिकार वंशानुगत आधार पर दिए जाते थे वहाँ राजतंत्र होता है। यानी जो मुखिया है हमारा, जो सरदार था, अगर उसे वंश के आधार पर, यानी पिता के मरने बाद उसके बेटों को उसकी गद्दी मिल गई तो ये राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। और दूसरी तरह से अगर किसी व्यक्ति को कबीले के लोग चुनते थे तो वो गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। यानी वो व्यक्ति जो है एक वंश नहीं है, वो अलग वंश से आया है, जनता के द्वारा चुना गया गणतंत्र। और जो वंश के आधार पर जो अपने ही परिवार का बेटा बनता था, जिन्हें जनता नहीं चुनती थी, वो राजतंत्र शासन व्यवस्था होती थी। और परंपरागत नियमों व सामाजिक मान्यताओं को बनाए रखना उसका मूल कर्तव्य था। जिन स्थानों में मुखिया को सर्वोच्च अधिकार वंशानुगत आधार पर दिए जाते थे वो राजतंत्रीय उदय हुआ। और जहां जनता को ही सर्वोच्च अधिकार दिए गए वहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। भारत में वैदिक काल व बौद्ध काल में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एवं रामायण व महाभारत आदि ग्रंथों में राजतंत्रीय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया तथा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व व संपत्ति के अधिकारों पर जोर दिया। धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद अत्यंत लोकप्रिय हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्य समाप्त हो गए और विश्व में सर्वत्र प्रजातंत्र के नाम पर विभिन्न राजनीतिक शासन प्रणालियों का उदय हुआ। पहले केवल इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस आदि की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता था। उसके बाद भारत व चीन आदि की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाने लगा और अब विकासशील देशों की शासन प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाने लगा। तो अब हम बात करते हैं शासन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में। देखते हैं कौन कौन से शासन प्रणाली है। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न शासन प्रणाली के प्रकार। पहली है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। जी, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का पहला प्रकार है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके शासन की समस्त गतिविधियां अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। शासन प्रणाली यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का स्वरूप कोई सा भी हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो सरकार बनती है जनता के द्वारा चलती है। यानी लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और लोकतंत्र में लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं में वृद्धि होती है और लोगों के साथ न्याय की स्थापना होती है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जनता का शासन पाया जाता है। दूसरा है राजतंत्रीय शासन प्रणाली। राजतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो राजतंत्रीय शासन प्रणाली होती थी उसमें राजतंत्र का सबसे प्रमुख शासक राजा होता था और राजा शासन का प्रमुख केंद्र होता था। और राजतंत्र में राज्य के संपूर्ण फैसले राजा के द्वारा लिए जाते थे और राजा जो होता था वो वंशानुगत या पैतृक होता था। यानी राजा जो बनता था उसकी पिता की मृत्यु के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वही राजा की गद्दी संभालता था और राजा जो था सर्वोपरि था। और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में राजा को असीम शक्ति प्राप्त थी, इसलिए राजा राज्य से संबंधित संपूर्ण फैसले लेता था।
तो ये राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। तीसरा सैनिक शासन प्रणाली। सैनिक शासन प्रणाली को अधिनायक तंत्रवादी शासन व्यवस्था भी कहते हैं। तो सैनिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो राज्य सत्ता होती है वो सेना के हाथ में होती है, क्योंकि चुनाव और राजनीति में जब सेना की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है और सेना की भागीदारी बढ़ती है तो सेना ये चाहती है कि शासन व्यवस्था में हमारा ही सेना का शासन हो, इसलिए वो अपने विश्वास पात्र जो अपने व्यक्ति होते हैं यानी उनके अधिकारी होते हैं उनको सत्ता सौंप देती है। यानी सेना शासन प्रणाली जो होती है वो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को स्वीकार नहीं करती और शासन की समस्त गतिविधियां सेना के द्वारा होती है और ये सैनिक शासन जो होता है एक तरह से निरंकुश शासन की ओर संकेत करता है। दूसरा साम्यवादी शासन प्रणाली। जी, साम्यवादी शासन प्रणाली वे प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत समाज में दो वर्ग होते हैं और दो वर्ग में जो शक्तिहीन शक्तिशाली वर्ग होता है, शक्तिशाली जब गरीबों का शोषण करता है तो गरीब वर्ग क्रांति करते हैं। क्रांति के बाद जो गरीबों की सरकार होती है वो साम्यवादी सरकार होती है और साम्यवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत जो ये सरकार होगी ये गरीबों के हित के लिए कार्य करेगी और उत्पादन और वेतन पर इन साम्यवादी शासन का अधिकार स्थापित होता है। और साम्यवादी शासन व्यवस्था में केवल एक दल को मान्यता होती है और अन्य दलों पर प्रतिबंध होता है। यानी राजनीतिक का केंद्र बिंदु इन साम्यवादी शासन यानी साम्यवादी सरकार के हाथों में होता है और साम्यवादी सरकार ही संपूर्ण राज्य के फैसले लेती है और यहाँ पर एक दल का शासन स्थापित होता है। फिर है तानाशाही शासन प्रणाली। तानाशाही शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिस देश के अंदर एक व्यक्ति या एक दल का शासन पाया जाता है और वो निर्विरोध मतलब मन मर्जी से सारे फैसले लेता है, उसे हम तानाशाही कहते हैं। तानाशाही में केंद्र का शासन होता है यानी केंद्र शक्तिशाली होती है और केंद्र ही सर्वोच्च होती है। केंद्र में जो सत्ता में बैठा व्यक्ति शासन के संपूर्ण फैसले स्वयं लेता है और ये निरंकुश होता है और ये अपने हित के लिए सबसे ज़्यादा करता है और इसके अंतर्गत शासन अच्छा हो या बुरा जनता इसे सत्ता से उखाड़ फेंकने में असमर्थ होती है। तो ये तानाशाही शासन प्रणाली थी। तो ये शासन प्रणाली थी 5 और इसके अलावा और भी है, बस आप 5 कर लीजिए, इसे थोड़ी डिटेल करके आप लिख दीजिए तो शासन प्रणाली वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।